इतिहास गवाह है कि जब भी किसी के गिरने का वक्त आता है तो वो कुछ ऐसी गलतियां करता है जिससे कि उसका गिरना इमिनेंट हो जाता है। अब स्मृति ईरानी को ही ले लीजिए। किसी के बारे में अनाप शनाप बोलने और बार बार चैलेंज करने से उन्होंने अपनी ही स्थिति को खराब कर लिया है। राहुल गांधी की जगह कोई और होता तो उसे हराना स्मृति ईरानी के लिए आसान होता, लेकिन बार बार राहुल को चैलेंज करना शायद उनको महंगा पड़ सकता है। सुनने में आ रहा है कि राहुल गांधी ने उनके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है और वो अमेठी से इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। अब स्मृति ईरानी का क्या होगा? राहुल के डिसीजन को जानकर स्मृति जी काफी बौखला गई हैं। ऐसा तो नहीं कि उनका पॉलिटिकल कैरियर खत्म होने के कगार पर है। ऐसा तो नहीं कि अब वो अपनी बाकी की जिंदगी भारतीय जनता पार्टी की एक साधारण सी कार्यकर्ता की तरह रह जाएंगी। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी में दूसरे पार्टी के बहुत से छुटभइये और घोटालेबाज नेता प्रवेश कर चुके हैं जिनको टिकट की जबरदस्त ललक है। अब संजय सिंह को ही ले लीजिए। उनको छोड़ना था तो पकड़ा ही क्यों? गीदड़ भी घायल होने के बाद शेर बन जाता है। वैसे भी संजय सिंह गुनहगार तो थे नहीं। अरे भाई, अगर शराब घोटाला हुआ है तो आम आदमी पार्टी के गवर्नमेंट में कोई एक दो गुनहगार होंगे, पूरी गवर्नमेंट तो गुनहगार हो नहीं सकती। अगर कोई बीजेपी वाला चोरी करता है तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि पूरी भारतीय जनता पार्टी ही चोर हो गई। संजय सिंह को बेल देने के अलावा आपके पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। जनता आपकी इस मजबूरी को समझती है। इलेक्शन आपको किसी भी तरह जीतना है। कुर्सी पर लगी मलाई तीसरी बार भी आप ही चाटना चाहते हैं। इसको भी जनता भली भांति समझती है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं हुआ कि संजय सिंह को घायल करके आप उसे खुलेआम छोड़ दें, भले ही उसने कोई गुनाह नहीं किया हो। पहले संजय सिंह दूसरी मंजिल पर जाकर चिल्लाते, लेकिन घायल होने के बाद अब वो 10वीं मंजिल पर जाकर गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाएंगे। पहले उनकी आवाज 50 मीटर से 100 मीटर तक पहुंचती, अब उनकी आवाज 50 किलोमीटर तक पहुंचेगी। पहले उनको 50 से 100 लोग सुनते, अब उनको 5000 लोग सुनेंगे। भाई, जितना ज्यादा लोग सुनेंगे उतना ज्यादा आप पर फर्क आएगा। हिंदुत्व की पॉलिसी शायद आपको 2024 के इलेक्शंस में आपका बेड़ा पार लगा देती। भाई साहब, हिंदूज 80% जो हैं, लेकिन आप तो बौखला गए और बौखलाहट में आदमी अनाप शनाप बकने लगता है, हरकतें भी अनाप शनाप करने लगता है। ईडी और सीबीआई तो कठपुतली हैं, ये सभी जानते हैं। घोटालेबाज कोई भी हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो या फिर प्रधानमंत्री क्यों न हो, घोटाला किया है तो उसका जवाब देना ही होगा, उसकी भरपाई करनी ही होगी। भारत की गरीब जनता की गाढ़ी कमाई का जो सवाल है, जनता छोड़ेगी नहीं। अगर आपको इसका इल्म नहीं है तो 1789 के फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में जानने की कोशिश करें। सुनने में तो ये आ रहा है, सुनने में क्या, चारों तरफ चीख पुकार है कि ईडी ने कितने ही नेताओं के घोटालों का पर्दाफाश किया, लेकिन जब इन नेताओं ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया तो उनके सभी घोटालों को माफ कर उन्हें इलेक्शंस में पार्टी के टिकट तक दे दिए गए। कुछ तो आज मिनिस्टर तक बन बैठे हैं। पब्लिक सब समझती है, आपसे रेवड़ी भी ले लेगी, लेकिन आपको वोट भी नहीं देगी। आपको सोचना पड़ेगा। बहुत से लोग ये भी कहते सुने जा सकते हैं कि ये शायद आखिरी इलेक्शन हो, इसके बाद देश डिक्टेटरशिप टाइप सरकार को देखेगा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर इस देश की जनता को डिक्टेटरशिप टाइप की सरकार के काम करने का तरीका भाया तो अच्छा, वरना फ्रेंच रेवोल्यूशन में किंग लुइस का क्या हश्र हुआ था, लोगों को ये समझना होगा। वैसे हिंदुत्व भी कोई इतनी बुरी चीज नहीं है। महाराष्ट्र में बाल ठाकरे का नाम ऐसे ही नहीं है।
उन्होंने कुछ अच्छा काम तो जरूर किया था। आम आदमी को डिक्टेटरशिप टाइप गवर्नमेंट या फिर डेमोक्रेसी टाइप के गवर्नमेंट से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं होता है। उसे नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, महंगाई खत्म होनी चाहिए। वैसे भी देश में आज डेमोक्रेसी सिर्फ नाम की है। चारों तरफ एनार्की यानी कि अराजकता फैली हुई है, करप्शन फैला हुआ है, चोर बाजारी फैली हुई है। प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।